हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, जो हमारी बुक है उसी का हम लोग चैप्टर नंबर 4 का रिविजन करेंगे। बेसिकली चैप्टर नंबर 4 है आपका मानचित्र। क्या है? मानचित्र। तो कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें सबसे ज्यादा जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी, पृथ्वी की दैनिक गति, घूर्णन गति, मौसम परिवर्तन, दिन रात का होना, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, कर्क रेखा, मकर रेखा, कैसे गर्मी सर्दी, इन सब के विषय में हम लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में अपना गौर करके बहुत अच्छे से सारी चीजों को बहुत साफ तौर पर हमने पढ़ लिया और एक एक करके जो है हमने उन सारी चीजों को गौर करके भी आपका देख लिया है। अब हमें इससे आगे बढ़ना है और इससे आगे हमें गौर करके एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोगों को आपका देखना है और समझना है। देखिए, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमें ग्लोब काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहरों, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता। कैसा है? उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने पर माध्यम से चपटी सतह को चित्रित किया गया है, लेकिन एक गोलाकार सतह पूरी तरह से चपटा होना असंभव है। कह रहे जो एक सतह है वो पूरी तरह से आपसे चपटी हो, ये बात असंभव है। लेकिन एक गोलाकार सतह पूरी तरह से क्या होती, चपाट होना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे चित्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकता है। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तो एटलस बन जाता है। कह रहे हैं कि जब हम बहुत सारे मानचित्रों को क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो मानचित्र है वो आपका मानचित्र आपका बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों के आधार पर होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज्यादातर जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ नीचे वर्णित है। कह रहे हैं कि मानचित्र क्या है, कुछ विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ नीचे वर्णित है। अब देखिए, मानचित्र बेसिकली हम दो प्रकार के ही पढ़ते हैं, ठीक? ये पता भी होना चाहिए। एक मानचित्र है भौतिक मानचित्र, एक है राजनैतिक मानचित्र। भौतिक, अगर आप मानचित्र को देखेंगे तो पृथ्वी की प्रकृति आकृति जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाला मानचित्र भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। अगला है राजनैतिक मानचित्र। तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों तथा राज्यों में उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला राजनीतिक आपको चित्र को हम क्या बोलते हैं, आपका राजनीतिक चित्र बोलते हैं। तो जब भी कभी पॉलिटिकल मैप की बात हो तो आपको समझना चाहिए कि गांव, शहर, राज्य को आपका देखने के लिए बात कर रहे हैं। और अगर कभी पर्वत, पठार, समुद्र, नदी, महासागर, उच्चावच को आपका देखना है तो हम फिजिकल जो आपका मानचित्र है उसकी बात करते हैं। ठीक, देख लिया? आगे बढ़े। थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने के चित्र इत्यादि।
क्या करते हैं, कुछ जो आपके मानचित्र हैं वो विशेष जानकारी आपका प्राप्त करते हैं। जैसे सड़क का मानचित्र है, वनों का मानचित्र है, ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उचित नामांकन करके मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या है? दूरी, दिशा और प्रतीक। आगे बढ़े। अगली बात है दूरी, डिस्टेंस। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके भाग को छोटा कर कागज के पन्ने को में पर आपका दर्शाता है। मानचित्र क्या है? पूरे विश्व को कहां दर्शा देगा? एक छोटे से पन्ने के रूप में आपको दर्शा देगा और दिखा देगा। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से इसे छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों की बीच की दूरी वास्तविक रहे। यहां तक कि संभव हो सकता है कि जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थान की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है, तो इसलिए इस उद्देश्य के लिए यह पैमाना चुना जाता है। इसके लिए एक कागज पर छोटी दूरी को या स्थल को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, ये सारे जो आपके पैमाने हैं, ये पैमाने आपके चुने जाते हैं। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। कैसा है? मानचित्र है, उसके दिखाई गई बीच की दूरी का अनुपात है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय, आपके घर के बीच की दूरी 10 किमी है। मानचित्र पर इसे 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र 1 सेमी का स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाता है। रेखांचित्र में आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किमी। इस प्रकार पैमाना भी सभी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर पैमाने की जानकारी आप मानचित्र में दिए गए 2 स्थानों के बीच की दूरी का भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक, ये इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लीजिए, इतना कुछ पूछना है इसमें, कुछ देखना है, आप इसको पूछ लो, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देख लिया? आगे बढ़े। चलिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देश के कागजों पर लिखना होता है, तब हम छोटे पैमाने पर उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल पर 500 किमी को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर लिखना होता है, तब हम पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने पर चित्रित करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? बड़े पैमाने पर जो है अधिक जानकारी को वो आपका प्राप्त करते हैं। ठीक, देख लीजिए, ये पूरा आपका सारे चीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। यह आपका सामुदायिक केंद्र है, ये दुकानें हैं, ये विकास का घर है, ये शीला का घर है, ये करीम का घर है, ये बाग है, ये कुआं है, ये विद्यालय बीच में खाली पड़ा रास्ता है, ये मैदान है, ये पेड़ है, और कैसे मार्ग है, और ये इसकी रोड है। तो एक गांव का मानचित्र आपको दिखाया गया है। देखिए इसको, किस तरह का मानचित्र है। क्या आपने ऐसे कभी मानचित्र कोई देखे हैं? हुआ? चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि विकास के घर से खेल के मैदान को जाने का रास्ता कौन सा पास पड़ेगा, या कौन सा रास्ता उचित रहेगा, बताइए। या मैं आपसे पूछूं कि विकास के घर से खेल का मैदान किस दिशा में है? चलिए
देख लिया, उत्तर दिशा में है, इसका आंसर होगा। अब थोड़ी ये दिशा के बारे में थोड़ी जानकारी लिख लीजिए, अगर आपको दिशा ज्ञात करनी है तो कैसे दिशा होती है। देख लिया। देखिए, बेसिकली आपने 4 दिशा के विषय में पढ़ा होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये बेसिकली 4 हमारी प्राइमरी दिशा होती है। ठीक, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर और पश्चिम के दिशा के बीच की दिशा को बोलते हैं उत्तर पूर्व। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को बोलते हैं दक्षिण पूर्व। पूर्व और दक्षिण की दिशा को बोलते हैं दक्षिण पूर्व। तो अगर कभी बात आए कि आपका घर दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ती है दक्षिण पूर्व दिशा। तो इस प्रकार से दिशाएं 4 हैं और 4 ही क्या है उनकी सब दिशा, यानी कि 1 4 ही हो गई, 5 6 7 8, यानी कि 8 दिशा होगी। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। चलिए, अच्छा, एक यंत्र है दिशा सूचक यंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपास कहते हैं। और कंपास का जब हम प्रयोग करते हैं तो कंपास आपका दिशा को बताता है कि आप जिस स्थान पर खड़े हैं वो कौन सी दिशा है, उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, उत्तर पूर्व है, और कितने डिग्री पर खड़े हैं उस दिशा से। तो ये सारी जानकारी हमको कंपास के माध्यम से मिलती है। और आपको पता होगा, इसका भी एक इतिहास रहा है। जब ब्रिटेन में इसकी खोज की गई और इसको आपका बनाया गया कंपास को, तो सबसे पहला प्रयोग जहाज को चलाने के लिए समुद्र में आपकी दिशा की आवश्यकता होती है। जब आप समुद्र में जहाज चलाओगे तो आपको समुद्र में बढ़ने के बाद ये पता नहीं चलता, केवल सूर्य के आधार पर ज्ञात होता है कि कहां पर ईस्ट है, कहां पर वेस्ट है, कहां पर नॉर्थ है, कहां पर साउथ है। लेकिन दिशा सूचक यंत्र ने इतनी सफलता पाई कि जब इसको लेके जाते थे तो जो भी आपके जहाजी बेड़े होते थे वो इसी दिशा सूचक यंत्र को देखकर ही अपनी दिशा का निर्धारण करते थे कि हमको पूर्व की दिशा में जाना है, हमको पश्चिम की दिशा में जाना है, या हमको किसी और दिशा में जाना है। तो इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से आज तकनीकी इतनी प्रगति हो गई है कि आजकल मोबाइल में आपका कंपास आता है, आप मोबाइल में क्या करते हैं, देखकर आपका डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर है। और कंपास में क्या लगी होती है, मैग्नेट लगी होती है। ठीक, और उसी मैग्नेट के आधार पर क्या होती है, ये आपको दिशा के विषय में जो है बताता है। क्या होता है, दिशा के विषय में आपको बताता है। चलिए देखिए, कह रहे कि दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाईं ओर तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर लिखा होता है, ऊ आ करके लिखा होता है। ठीक, यह तीर का निशान आपका दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप उसकी दूरी जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 के चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाता है। पूर्व प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बिंदुओं के 4 बीच उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये सब दिशा है। अगर ऐसे लिखा है दक्षिण पूर्व, तो इसका ये मतलब है। शॉर्टकट में लिख देते हैं। मानचित्र से निम्नलिखित दशाओं के बारे में पता लगाइए कि विकास का घर, सामुदायिक केंद्र और खेल का मैदान किस दिशा में है, और विद्यालय की दुकान। अब ये रहा घर। अब आप बताइए, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र किस दिशा में है, खेल का मैदान किस दिशा में है, ठीक, दुकानें किस दिशा में है, और मैं पूछ रहा हूं कि आपका विद्यालय किस दिशा में है। और दिशा का ज्ञान आपको पता होना चाहिए इस तरह से। ये भी दिशाएं हैं, ये भी है और ये भी। इसे लगा लीजिए और विकास के घर को ऐसे बनाकर देख लीजिए। तो सामुदायिक केंद्र कौन सी दिशा में हो जाएगा, ठीक, विद्यालय कौन सी दिशा में हो जाएगा, खेल का मैदान किस दिशा में हो जाएगा, दुकान किस दिशा में हो जाएगी। ये आप मानचित्र बनाते ही सारी जानकारी बिल्कुल क्या हो जाएगी,
स्पष्ट रूप से आपके सामने जो है आ जाएगी। चलिए बढ़ जाए आगे। दिशा सूचक की सहायता से किसी स्थान का पता लगाइए। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से दिशा का पता लग जाता है। इसे चुंबकीय दिशा हमेशा उत्तर दिशा में होता है। कह रहे चुंबक का जो सेंटर पॉइंट होते हैं, अगर आप चुंबक को हिलाओगे ना, वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा की तरफ ही जाएगी। कहाँ जाएगी? उत्तर और दक्षिण की दिशा की तरफ ही जाती है। प्रतीक है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्षों, रेलों, पटरियों, कुओं को देखने की संभावना नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षर छापे जाते हैं। आप अगर देखते हैं कि मानचित्र में ट्रेन नहीं बना सकते, कुछ नहीं बनाते, तो उनके जो चित्र हैं, जो संभावित चित्र हैं, उनको वो आपका छाप देते हैं, इसलिए वे निश्चित अक्षर छपे हैं। ठीक, क्या छपे हैं? निश्चित अक्षर छपे होते हैं। ये प्रतीक कम स्थानों की अधिक दूर जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इसका अध्ययन के लिए करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप उसकी दिशा के बारे में नहीं पूछते हैं, यही चिन्हित आपका है। देखिए, इस तरह से किसी मानचित्र में पूरी जानकारी आपको दी होती है। कुएं को कैसे दिखाएंगे, नदी को कैसे दिखाएंगे, गिरजाघर को कैसे दिखाएंगे। अभी आपने मैप देखा था विकास का, तो जो पूरा दिखाया उसमें कुएं को कैसे दिखाया? डॉट से। मंदिर को इस तरह से, गिरजाघर को इस तरह से, मस्जिद को इस तरह से, छतरी को इस तरह से, पोस्ट ऑफिस को, टेलीग्राफ को, भाई कब्रिस्तान को, बस्तियों को, पेड़ पौधों को, कच्ची पक्की आपकी सड़कों को इस तरह से दिखाया जाता है। देख लिया? चलिए अब देखिए, ऐसे दिए होते हैं ना मानचित्र, जब आप गूगल वगैरह करते हैं, जीपीएस करते हैं, तो कुछ ऐसे लिखा होता है, नहीं होता है? चलिए अब देखिए, अब जो सब होते हैं हम इनको प्रतीक कहते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग इसे भी इसलिए कहा जाता है कि उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा पर्वतों, पीले रंग के पठारों, मैदानों इत्यादि में सब में किया जाता है। रेखांचित्र का एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथातथ और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। कभी कभी किसी क्षेत्र में एक कच्चा आरेखन की आवश्यकता वह स्थान को दूसरे स्थान की सापेक्ष दिखने की होती है। मान लीजिए कि आप घर के मित्र जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आप अपने मित्र के घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकते हैं। इस प्रकार कच्चा आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे रेखा चित्रांकन कहते हैं। ठीक, याद रहेगा? चलिए, अगर देखिए खाका, किसी चीज का अगर आपको खाका तैयार करना है तो वो खाका कैसे तैयार होता है? एक छोटा क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? बहुत सी जानकारी प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी वहां चीजें होती हैं जिन्हें कभी कभी जानना होता है। जैसे कि वहां कमरे की लंबाई चौड़ाई वहां जिसे मानचित्र में नहीं दिया जाता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र को कहते हैं। इसी को खाका कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसी को खाका कहा जाता है। देख लिया? इस तरह से ये पूरा चैप्टर था कि बिंदु क्या है, किस तरह की चीजें हैं। ये पूरा चैप्टर बेसिकली मानचित्र के ऊपर था कि हम मानचित्र को कैसे आपका देख सकते हैं, कैसे हम इसको व्यक्त कर सकते हैं।
मानचित्र में कैसे आपका चित्रांकन होता है, कैसे हम इसको समझते हैं। तो बेसिकली मैप को समझने के लिए उसके विषय में हमें पूरी ये जानकारी जो थी चैप्टर के माध्यम से आपका प्राप्त कराई गई थी। देख लिया बच्चों, किसी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, बताइए। अच्छा, आपने क्वेश्चन नहीं बताया कि विकास के घर से खेल के मैदान किस दिशा में है, कोई बच्चा बताएगा? चलिए, देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका पूरा टॉपिक जो है, पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। इस टॉपिक को आप एक बार फाइनल रूप से देख लीजिए। अगर आपका कोई डाउट नहीं है, कोई अभी क्वेरी नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।